यस गाइस, बोर्ड मीटिंग वाला जो चैप्टर है, चैप्टर सेक्शन 173 से जो हमने शुरुआत किया था 195 तक जो डील करता है, उसके सारे एग्जाम्पल्स आज अपन देखने वाले हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 गाइस, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इन केस अ कंपनी कंडक्टेड इट्स बोर्ड मीटिंग ऑन 2nd April 2019, then the next meeting must be held within 120 days. That we know very well guys, because the gap between two board meeting should not be exceeded 120 days. That is ideally before 31st of July, and by 31st December 2019 the company must conduct the minimum 4 such meetings, including the meetings which have already conducted in the year 2019. The board meeting may go beyond 4 also in a calendar year depending upon the urgency of any बिजनेस। सी गाइस, मिनिमम 4 मीटिंग है, याद कीजिए, वो हमको मालूम है। अगर 4 से बियॉन्ड करना है आपको तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, उसमें कोई सेकंड राय नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, बट सिर्फ इतना ध्यान रहे कि 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप जो रहेगा वो 120 डेज का रहेगा। ठीक है, सो यस, दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद गाइस। ठीक है, आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल नंबर, कोई बार गाइस एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए होंगे, राइट, बिकॉज चैप्टर का बेसिक जैसे जैसे शुरुआत होता रहेगा वैसे वैसे वो अपन को ये एग्जाम्पल के बारे में बताता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 गाइस, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर है। यस, वुड लाइक टू एड्रेस द सेम। यस गाइस, क्या बोलता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोटेक कंसल्टेंट लिमिटेड, जो कोलकाता के अंदर रजिस्टर्ड है, समझना गाइस, proposed to hold the next board meeting in the month of May 2019. They seek your advice in respect of the following. Can the board meeting be held in Chennai through video conferencing when all the director of the company resides at Kolkata? Yes guys, come on, tell me. क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सारे डायरेक्टर्स रहते हैं कोलकाता में, बट हमको बोर्ड मीटिंग करना है चेन्नई के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? Is it possible? Yes, it is, है ना, एक ही आंसर आया। नीचे यहाँ पे नो देख के घबरा क्यों जाते हैं? वो नो करके आगे हाँ बोल रहा है। ठीक है, सो नीचे आंसर मत देखिए गाइस, मैंने जो पढ़ाया उसके ऊपर विश्वास रखिए। क्या हम बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट, कर सकते हैं, बट हमको 173 सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यस, आपके लिए जो हमने पढ़ा था ये चैप्टर, ये प्रोविजन, एंड आज जो अपन इसको मॉड्यूल से सॉल्व कर रहे हैं, इन बिटवीन एक अमेंडमेंट आया है। मैंने आपको बोला था कि देयर आर 4 मैटर्स कि जिसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते, बट कोविड में उसके लिए रिलैक्सेशन दिया था कि भैया अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाना है, मर्जर अमालगमेशन करना है, टेक ओवर करना है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिपोर्ट आपको अप्रूव करना है, ठीक है, तो ये सब कुछ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। पहले मना किया था कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते, फिर कोविड के लिए ये अलाउड किया था, समझना। अभी इसी मैटर को, जो 4 मैटर थी ना गाइस, प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवाना, राइट, मर्जर एंड टेक ओवर वाली मैटर्स होती थी, ये कोविड के लिए ही पहले टेम्पररी प्रोविजन था। अभी इसके अंदर अमेंडमेंट आ गया एंड परमानेंटली इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलाउड कर दिया है। नाउ देयर इज नो सच एक्सेप्शंस कि ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, ये मैटर नहीं हो सकती। नाउ एवरी मैटर कैन बी डिस्कस्ड by way of video conferencing, irrespective of the matter कि कंपनी के अंदर कोविड का सिचुएशन है या नहीं है। समझना मेरी बात, कंपनी के अंदर कोविड वहां पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, इट डजंट मैटर। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई भी एजेंडा डिस्कस कर सकते हो, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल, इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस अप्रूवल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। समझना गाइस, राइट, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज एन रिमार्केबल अमेंडमेंट जो अभी 4-5 दिन पहले ही आया है। कुछ तो फायदा होगा ना गाइस एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ने का।
एक दिन पहले, 1 घंटे पहले भी अमेंडमेंट, आज के दिन पे भी शाम को 6 बजे तक अगर कोई अमेंडमेंट आया होगा, यस गाइस, इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको टाइम पे उस चीज का अपडेट भेजूं। मैं वैसे ही जिस दिन आया उसी दिन मैं आपको भेजना चाहता था, बट मैंने सोचा कि वैसे भी हम मॉड्यूल से इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा। तो यस गाइस, दिस इज द रिसेंट अमेंडमेंट। ये डेफिनेटली इंस्टीट्यूट कपल ऑफ अटेम्प्ट के अंदर पूछेगा ये क्वेश्चन, राइट, कि किसी कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग करना चाहा, राइट, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। प्लीज सजेस्ट, क्या ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिर्फ ड्यूरिंग द कोविड टाइम ही हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है? तो डेफिनेटली यस गाइस, पहले उसने कोविड टाइम के लिए ही अलाउ किया था, बट अब परमानेंटली अलाउ कर दिया है। सो मीनिंग देयर बाय कोई भी मैटर होगी, राइट, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो। और बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस, जिस प्लेस को आप डिफाइन कर सकते हो, फिर चाहे वो चांद पे ही क्यों ना हो, अगर आप चांद का एड्रेस डिफाइन कर सकते हो तो यस, यू कैन कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग ओवर दैट। सो यहाँ पे आंसर लिखा है, नो प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अकॉर्डिंगली देयर इज नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग द करंट बोर्ड मीटिंग एट चेन्नई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवन इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिसाइड्स एट कोलकाता and the registered office is also situated at Kolkata. However, it is to be seen the legal requirements आपको सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा, meticulously आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ये अलाउ कर रहा है गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वहां पे, इज इट नेसेसरी दैट द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड? क्या नोटिस के साथ एजेंडा देना कंपलसरी है? बताइए, इज इट कंपलसरी? No, sir. एजेंडा? No, sir. There is no such provision. समझना गाइस, there is no such provision, but yes, अगर आप देते हो तो it would be great। जो जिसके लिए स्पेसिफिक नोटिस बोला हुआ है ना, उसके लिए आपको देना पड़ेगा, समझना। there are certain transactions कि जिसमें स्पेसिफिक नोटिस के लिए बोला हुआ होता है, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, पहले में मना किया है, hence it may be construed that the notice, ये रहा, ये देखिए गाइस, there is no provision, देयर इज नो। आप अपनी अगर स्टडी मटेरियल लेके बैठे हो तो आप भी अंडरलाइन करते रहना गाइस। इन द एक्ट लेइंग डाउन द कंटेंट ऑफ द नोटिस, hence it may be construed that the notice may be interpreted as the intimation of the meeting and may not necessarily, highlight करिए इसको, may not necessarily include the agenda of the meeting. However, considering the importance of the board meetings and the responsibilities placed on the directors for the decision taken at the meetings, it is inevitable for them to be properly prepared and informed about the items to be discussed at the board meetings, right? It is necessary, inevitable for them कि भैया आप ये चीज करिए। In view of the above and as a matter of good secretarial practice, the agenda setting out the business to be transacted at the meeting and the notes on the agenda should be given to the directors at least 7 days. ये देखिए guys, it is not compulsory. We have not quoted any section. हमने सिर्फ इतना ही लिखा कि भैया एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए एजेंडा होगा तो अच्छा रहेगा, राइट। आपको 7 दिन पहले ये दोनों चीज, अनलेस the articles prescribed for a longer period, अगर आर्टिकल ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बोलता है तो ज्यादा टाइम, अदरवाइज आपको 7 days बिफोर का नोटिस देना पड़ेगा। यूजुअली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मेक इट मैंडेटरी टू डू सो इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ओवर देयर। सो एज द बोर्ड मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रूल 3 सब रूल 3B ऑफ द कंपनीज मीटिंग रूल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, वो तो आपको ध्यान में वैसे भी रखना ही पड़ेगा, समझना गाइस, वो तो आपको वैसे भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते हो, राइट, तो आपको रोल कॉल लेना पड़ेगा, सबको ऑडियो विजुअल मीन से सारा असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई और वहां पे मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है वो देखना पड़ेगा। दिस एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड ओवर देयर, राइट। बाकी वहां पे कोई इश्यू नहीं है। वेरी क्लियर गाइस, सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? नाउ क्या एग्जांपल ध्यान में रखेंगे गाइस, अमेंडमेंट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है? नाउ ऑनवर्ड्स कोई भी मीटिंग आप कोई भी एजेंडा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डेफिनेटली मीटिंग कर सकते हैं। देयर इज नो नीड नाउ कि कोविड है तो ही आपको एक्सेप्शनल मैटर्स के लिए अलाउ किया है,
नॉट एट ऑल गाइस, वो एक्सेप्शनल मैटर को भी इन कर दिया है, राइट? यू कैन रेफर द सेड अमेंडमेंट ऑन द एमसीए वेबसाइट एज वेल एज देयर इज अ ई बुक गाइस, ई बुक ऑफ एमसीए, राइट? उसके अंदर भी ये चीज देख सकते हैं अपन, लास्ट में उसको रेफर भी करेंगे कि कहां से हम अमेंडमेंट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन, XYZ Limited is a foreign collaborator in ABC Limited. ठीक है, there is a company XYZ, क्या बोला? XYZ Limited is a foreign collaborator in ABC Limited incorporated in India under the Companies Act 2013. The foreign collaborator holds 49% of the shareholding. समझ रहे गाइस? वहां पे दो चीजें इन्होंने बताई। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये फॉरेन कोलैबोरेटर वहां पे हमने रखा है, राइट? XYZ लिमिटेड है फॉरेन कोलैबोरेटर इन ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। द फॉरेन कोलैबोरेटर मतलब XYZ लिमिटेड का जो स्टेक है गाइस वो 49% का है, राइट? देयर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड, ये इंडिया है अपना, ये फॉरेन की कंपनी है। The board meetings of ABC Limited usually held in India. Sometimes meetings of the board are called at a very short notice, for which there is a provision in the Articles of Association that during such situations, notice of meetings of the board can be sent by email. State this connection whether such a provision in the articles जो आपने रखी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी ये नोटिस भेज सकते हो, क्या ये प्रोविजंस वैलिड है? यस सर। बताइए गाइस। Yes sir. डेफिनेटली हम ईमेल से नोटिस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस कि अगर कोई शॉर्ट टर्म नोटिस है और हम ईमेल से ही ये नोटिस भेजेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए गाइस, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रहता है। बताइए, लिखा हुआ है नोटिस ऑफ सच मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी सेंड बाय ईमेल, स्टेट दिस कनेक्शन। तो डेफिनेटली यस गाइस, ये पॉसिबल है। देखिए, in the terms of the provision of section 173 subsection 3 of Companies Act 2013, ये अपना प्रोविजन रहेगा गाइस। देखिए, राइट, कैसे आंसर लिखने का, अगेन राइट, वो मैं आपको बताने का मौका मिला है। सो गाइस, ICAI क्या चाहती है कि आप कुछ ऐसे ही आंसर लिखिए। आप पहले वर्ड लिखिए प्रोविजन एंड स्टार्ट कीजिए सेक्शन के साथ। इन टर्म्स ऑफ द प्रोवाइजो to section 173 subsection 3 of Companies Act 2013, a meeting of the board may be called at shorter notice to transact the urgent business, subject to conditions that at least one independent director, if any, shall be present at the meeting. No exceptions is made for any class of companies. ठीक है, पर अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है। फर्दर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स कि भैया आप मीटिंग लेस देन 7 डेज से कर सकते हो इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एट सच नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब देखिए, एग्जाम के अंदर ऐसी दिक्कतें आएगी कि सर पेपर रह गई, सर पेपर छूट गया, सर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हुआ। समझना गाइस, अगर आपका पेपर रह गया ना तो चांसेस बहुत कम है एग्जाम्शंस के। ठीक है, जिस दिन आपके पेपर्स 100 मार्क्स के अटेंड होना चालू हो जाएंगे ना, समझ जाना, अपने आप को बोलना बॉस आप पास हो। क्यों? बिकॉज अपन को ऐसा तो स्टूडेंट्स है नहीं अपन के कुछ भी लिख के आएंगे गप्पे लगा के 100 मार्क्स का बस खत्म करना। दिस इज नॉट द बीकॉम एग्जाम और द 11th 12th एग्जाम, कम ऑन, ठीक है ना? प्रोफेशनल एग्जाम्स हम दे रहे हैं। जिस दिन आपने टाइम की वजह से आपका अगर 100 मार्क्स का खत्म नहीं हुआ, अगर वही चीज आपने कन्वर्ट कर ली कि यस बॉस आई हैव अटेम्प्टेड 95 मार्क्स क्वेश्चंस, आई हैव अटेम्प्टेड 98 मार्क्स क्वेश्चंस, 100 मार्क्स क्वेश्चंस, बस आपके पास होने के चांसेस दुगने हो जाएंगे, एग्जाम्शन के चांसेस आपके 1.5 गुने हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप टू द, इसीलिए करने का क्या, टू द पॉइंट। ये देखिए गाइस, जो इंस्टीट्यूट आपका पेपर चेक करने वाली है, जो इंस्टीट्यूट पेपर बनाने वाली है, उन्होंने भी ये मॉडल आंसर दिया है। सिर्फ इतना ही आंसर है जिसके अंदर सब कुछ फिट हो गया। आपका मैक्सिमम ये 1 पेज होगा, इन्होंने आधे पेज में ये प्रिंटेड है, आप लिखने बैठोगे तो 1 पेज, सवा पेज मैक्स, खत्म। 4 या 5 मार्क्स में ये इनफ है। प्रोविजन लिखा पहले, प्रोविजन के अंदर 2 बातें थी गाइस, ये दोनों बात लिखनी पड़ेगी बिकॉज आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर 2 ही चीज के लिए प्रोविजंस पूछ रहा है आपको। पहला उसको आइडेंटिफाई कीजिए गाइस, देखिए पहला वो पूछ रहा है कि भैया
कि भैया आप शॉर्ट नोटिस से क्या मीटिंग कर सकते हैं, तो आपको शॉर्ट नोटिस के बारे में बताने का, और दूसरा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेज सकते हैं। बस इस दो के बारे में कमेंट कीजिए ना, लंबा चौड़ा कहानी लिखने बैठेंगे नहीं नहीं हमको आता है। अरे बॉस आपको आता होगा और पूरा 173 छापेंगे तो भी 4 में से कितना मिलेगा, मैक्सिमम 4 ही मिलेगा, और टू द पॉइंट लिखेंगे तो भी 4 में से 4 3.5 मिलेगा। समझिए गाइस, है ना। सो टू द पॉइंट लिखने का फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज पूछी है, आपका दिमाग क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि बॉस यस ये पूछा है, ये पूछा है, राइट इट डाउन दोस 2 प्रोविजंस एंड प्रोसीड फर्दर, राइट। तो एक शॉर्ट नोटिस के बारे में पूछा है और दूसरा ईमेल के बारे में पूछा है। सो यहाँ पे फिर उसके बाद अपन लिखेंगे if we examine the above provision, it is amply clear that the notice is allowed to be sent inter alia by electronic means also. Hence, the sending of notice by email is permissible mode of delivery and can be resorted to without any hindrance. In case articles contain such a provision, there is no illegality involved even if there is a foreign collaborator in the company. फॉरेन कोलैबोरेटर ने भी भाई पढ़ के ही इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, उनके लिए थोड़ी ना हम कहीं अलग से बनाएंगे। एंड देयरफॉर इन द गिवन केस द शॉर्टर नोटिस बाय ईमेल इज लीगली परमिट। It is to be noted that there should be presence of quorum and at least one independent director is present in the meeting. The provision in the articles in this regard is not so relevant since the position is quite clear in the act itself. Act उसमें क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है, एक्ट अलाउ कर रहा है ना आपको क्या भैया करिए मीटिंग, डेफिनेटली यू कैन। You getting my point? So yes, आपको प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, राइट एंड कंक्लूजन, ये तीनों चीज कवर करनी है। बट ध्यान रहे जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है उसी चीज के बारे में आप कमेंट कीजिए गाइस, और उसी चीज के बारे में आप लिखिए, so that would be very better for all of us. Is there any doubt in third example? ये समझ में आया आप लोग? सर, कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन में मीटिंग हेल्ड कर सकती है? डेफिनेटली बेटा, वी आई सेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन आप मून को भी डिफाइन कर सकते हो ना आपकी एड्रेस के ऊपर, तो वहां पे भी आप मीटिंग कर सकते हो। कोई भी ईजीएम, एजीएम, बोर्ड मीटिंग, कोई भी? अबाउट बोर्ड मीटिंग, नॉट जनरल मीटिंग। Okay. This is for board meeting. So, we are referring board meeting chapter here. Okay. है ना। AGM तो बेटा we cannot held even outside the registered office, though now there is a provision. पहले तो बेटा ऐसा था कि AGM तो रजिस्टर्ड ऑफिस से भी बाहर अब नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, सिटी से बाहर जाना है तो। ठीक है, बोर्ड मीटिंग। यस, आवाज कट रही है, जो भी बोल रहा है। हेलो सर, अभी क्लियर आ रही है? यस सर, ईजीएम मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे उन्होंने ईजीएम हेल्ड की थी आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि एजीएम में हेल्ड नहीं कर सकते बट ईजीएम हेल्ड कर सकते हैं। जनरल मीटिंग चैप्टर इज फॉर एवरी every general meeting. Section 100 deals with the same. There is a provision, right? Section 100, right? You remind me, we'll do that section after the session, है ना। Section 100 करेंगे बेटा अपन, वहां में दिखाऊंगा मैं आपको कि how is it possible. ओके सर, है ना। ओके, क्या आगे बढ़ते गाइस। तीन एग्जाम्पल देखे, सारे एग्जाम्पल्स आज अपन को देखने के हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो बात करता है 174 सेक्शन के बारे में, क्या बोलता है? डिस्कस देयर आर 9 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, है गाइस। कंपनी के अंदर टोटल 9 डायरेक्टर है, एंड आउट ऑफ व्हिच 2 ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टर हैव फॉलन वैकेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू कोरम, पहले से ही बोल दिया है। सो हमारी पिन यहाँ पे सेक्शन 174 में जाके अटकेगी कि देयर आर 9 डायरेक्टर्स इन द कंपनी, जिसमें से 2 की ऑफिस वैकेंट हो चुकी है और अभी 7 जन हैं।
ठीक है. B, there are total 15 directors in a company. During the discussion of a particular item, 13 of the directors happen to be interested. ओहो, 184(2) के हिसाब से 15 में से 13 इंटरेस्टेड है गाइस और 2 नॉन इंटरेस्टेड है. सो कोरम के रिलेटेड आपको कमेंट करने का है, बताइए गाइस. अभी मुझे बताइए, कंपनी के अंदर टोटल 9 डायरेक्टर, उसमें से 2 ने ऑफिस छोड़ दिया, 7 बचा है, तो कोरम क्या रहेगा? 7 का कोरम कितना? व्हाट इज द कोरम बाय द वे? टेल मी. 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 ऑफ टोटल और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर. ठीक है, ये अपना कोरम रहेगा. तो 7 है, 7 का 1/3 अगर हम देखें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.33 आएगा, वी कैन से 3, राइट, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर. सो इन दिस केस हमारा 3 का कोरम रहेगा. क्लियर है? ठीक है. और अगर यहां पे हम बात करें 15 में से अगर 13, तो गाइस जब हमारे मोर देन 2/3 डायरेक्टर, प्रोविजन याद कीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो उस केस के अंदर कोरम क्या रहता था हमारा? रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर होता था, राइट. तो हमारे डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर मोर देन 2/3, रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड कितना है? 2, और प्रोविजन के अंदर कितना था? 2, विच एवर इज हायर, सो द आंसर वुड बी 2 का कोरम यहाँ पे हमारे केस के अंदर रहेगा. दिस इज द प्रोविजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. देख लेते हैं इसको. ये देखिए, 9 में से 2 ने ऑफिस छोड़ दिया है, राइट. कोई बात नहीं, 7 बचे. सो 7 का 2/3 अगर हम करते हैं, सो वो 1/3 आएगा, मतलब कि 2.33 आएगा. जो राउंडेड ऑफ इन्होंने 3 किया, और 3 विच इज हायर देन 2. सो पहले के केस में 3 डायरेक्टर्स होंगे कि जो जिसका आपका कोरम रहेगा. ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है गाइस. और अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उस केस के अंदर अगर 15 डायरेक्टर्स हैं, इन द गिवन सिचुएशंस देयर आर 15 डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग कमेंस विथ ऑल ऑफ देम. ड्यूरिंग द मीटिंग an item comes up for the dissolution in respect of 13 directors happen to be interested. In spite of the fact the interested directors are more than 2/3, minimum 2 non-interested directors who are present at the meeting shall constitute the quorum, and they can validly transact the particular items that is given under section 174 subsection 3. Very clear guys? Is there any doubt in example number 4? समझ में आ रहा है क्या? We can definitely hail the meeting over there. सर अगर 14 इंटरेस्टेड होते तो बेटा हमारे केस में कोरम कितना हो जाता? 2 का हो जाता. क्यों? बिकॉज रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड. रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड कितना होता? 1, और 2 तो प्रोविजन बोल ही रहा है, विच एवर इज हायर, 2 जन का कोरम होगा, बिकॉज 1 जन का तो कोरम वैसे भी नहीं हो सकता. अभी 2 जन का कोरम करना है डियर, इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 14 है, तो ये मीटिंग बोर्ड मीटिंग के अंदर नहीं हो सकती, राइट. ये एजेंडा आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जनरल मीटिंग में लेके जाना पड़ेगा और जनरल मीटिंग में पेश करना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. ओके सर, थैंक यू. 5वां क्वेश्चन गाइस. अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ नो हॉलिडे लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम है नो हॉलिडे लिमिटेड, वाज हेल्ड ऑन अ हॉलिडे. मीटिंग उसने किया है गाइस. कमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बहुत पूछेंगी आईसीएआई. ठीक है, क्या बोला? नो हॉलिडे लिमिटेड कंपनी का नाम है, इन्होंने मीटिंग किया हॉलिडे पे on account of Ganesh Chaturthi. However, due to lack of quorum, the proceedings of the meeting could not be held, and therefore the chairman of the meeting, with the consent of the majority, decided that the board meeting to be adjourned to next week on the same day. However, the date fixed for the adjourned meeting happened to be a Sunday. Whether the adjourned meeting can be held on Sunday? Yes guys, पहले उन्होंने इनिशियल मीटिंग कब रखा? तो गणेश चतुर्थी पे रखा है. कोरम नहीं आया इसमें, तो ये मीटिंग इन्होंने एडजर्न किया है, एंड एडजर्न करके ये मीटिंग लेके गए संडे को, 7 दिन के बाद. तो मुझे बताइएगा, इस 2 आंसर दीजिए. क्या पहले गणेश चतुर्थी पे बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? सेकेंडली, क्या एडजर्न मीटिंग संडे को कर सकते हैं? टेल मी गाइस. सर एडजर्न मीटिंग तो संडे को नहीं कर सकते, उसके Okay. नेक्स्ट करेंगे, मंडे को करेंगे. What is the reason for the same?
सर वो होता है ना नेशनल हॉलीडे और संडे Oh, whether Sunday is national holiday, is it so? और सर नेशनल हॉलीडे और संडे सर। Who said? सर संडे का भी तो होता ही था ना। Not at all. सर तो फिर वो बिजनेस आवर्स में होता है और Business बिजनेस hours होता है। तो बिजनेस आवर्स संडे को Business थोड़ी ना। hours मतलब के that does not mean कि संडे को there are many MNCs who work on Sunday and उनका मंडे को ऑफ होता है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं। बोर्ड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉलीडे, देयर आर ओनली 2 नेशनल हॉलीडे। बाकी गणेश चतुर्थी पे करना है, शिवरात्रि पे करना है, चल रहा है नवरात्रि पे करना है, या दिवाली पे करना है, या फेस्टिवल्स, वी कैन डू दैट। as far as board meeting is concerned, it can be held on any day including Sunday. Even we can hold general meeting भी Sunday हो सकता है guys, सिर्फ नेशनल हॉलीडे पे। बाकी yes, it is possible we can hold meeting on Ganesh Chaturthi and we can adjourn it on the Sunday as well. Read the provision guys. When a board meeting is adjourned due to lack of quorum, 174 subsection 4, the adjourned meeting can be held on the same day at the same time and the place in the next week, or if अगर वो नेशनल हॉलीडे आ रहा है तो ही आप उसको बाजू वाले दिन पे वहां पे ट्रांसफर करोगे, which is not a national holiday at the same time place unless the articles provide otherwise. Since section 174 subsection 4 specify the exclusion of only national holiday, any original adjourned committee meetings can be held on Sunday and other holiday. In view of this provision, the adjourned meeting definitely no holiday limited का हम Sunday कर सकते हैं without involvement of any legality. Definitely we can hold the same guys. सर बिजनेस आवर्स का हम लोग अजम्पशन इधर लगा सकते हैं। बिजनेस आवर्स का assumptions संडे को हो दिन लगाओ, बट वो बिजनेस आवर्स तक ही, मतलब के 9 to 6, और वो भी बोर्ड मीटिंग के लिए कोई बिजनेस आवर्स नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 96 जो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है, सिर्फ उसमें वो प्रोविजन है, और उसमें भी ये प्रोविजन है कि बिजनेस आवर्स में मीटिंग सिर्फ चालू होना चाहिए, मीटिंग खत्म होने का टाइम कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है। सो इफ रिलायंस की एजी है दोपहर में 2 बजे जो चालू हुई थी, अगर वो रात को 10 बजे खत्म होती है, दैट वी कैन नॉट से दैट के रिलायंस ने बिजनेस आवर्स में मीटिंग नहीं किया है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ड्यू टू द क्वेरी ऑफ द शेयर होल्डर, मीटिंग लंबा हुआ है। बिजनेस आवर्स का जनरल मीटिंग का रिक्वायरमेंट सिर्फ जनरल मीटिंग के लिए है, और वो भी स्टार्ट करने का टाइम बिजनेस आवर्स होना चाहिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक। Done sir, thank you. For board meeting, we can hold board meeting at 2 AM in the night. We can definitely. We can start the meeting at 2 AM in the night. We can conclude the same 4 AM in the night itself. We can say morning. कभी-कभी किसी के लिए वो morning भी होता है, ठीक है? So yes guys, for board meeting ऐसा कुछ भी दिमाग में रख के मत चलना guys. We can definitely hold that meetings at any day, at any time, at any place, except यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेशनल हॉलीडे पे कृपया हमारे पे दया रखना। So that can be 15th of August, 26 जनवरी, 2nd अक्टूबर, ये 3 दिन आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बाकी आप कहीं पे भी ये मीटिंग होल्ड कर सकते हो। Example number 6, in respect of certain matter which did not require to be decided at board meeting, समझना guys, certain matters इन्होंने वहां पे बताया which did not require to be decided at board meeting, PQR Limited thought it prudent to pass resolution thereof by circulation। कि भैया चलो ना, तो फिर इसके लिए क्या कर देते हैं, पीबीसी कर लेते हैं। Accordingly, a draft resolution was circulated among all the 6 directors by email. 3 directors did not give their consent and desired that कि भैया ये तो मीटिंग में ही पास होना चाहिए। बताइए गाइस, अगर 3 डायरेक्टर ऐसा बोलते हैं तो क्या फिर इनके लिए हम मीटिंग करें? टेल मी। 6 डायरेक्टर्स है, मैंने क्वेश्चन आपके लिए वो चेंज कर दिया है, 6 मतलब स्लाइड चेंज के 6 डायरेक्टर्स है गाइस, इसमें से 3 डायरेक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि भैया मीटिंग कीजिए,
बताइए गाइस, व्हाट इज द प्रोविजन? मीटिंग करने की। सर वन क्या थर्ड से प्रोविजन ज्यादा है? बोल रहे हैं ना, इसलिए मीटिंग हाँ। सॉरी, करने की। क्या प्रोविजन है? वन थर्ड से ज्यादा डायरेक्टर यस अगर गाइस, अगर 1/3 और मोर डायरेक्टर्स अगर ऐसा बोलते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए आपको मीटिंग करना पड़ेगा, तो यस वी हैव टू कंडक्ट द मीटिंग। एंड हम वो रेजोल्यूशंस पीबीसी से पास बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझिए? ठीक है, कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? मीटिंग करना पड़ेगा। सो हम उसको उसी हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे गाइस, एज पर सेक्शन 175 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे इसने बोला where minimum 1/3 of the total number of director requires that any resolution under circulation must be decided at the meeting. The chairperson shall put the resolution to be decided at the meeting of the board. In the given case, 1/2 of the total number of director requires that the resolution must be decided at the board meeting. Since their counting is more than 1/3 of the total strength, and yes, the chairperson needs to take call, and accordingly आपको meeting pass करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इस आपके लिए। बहुत अच्छी बात है कि हम इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा है। क्यों? बिकॉज रिवीजन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये देखिए, है ना? सो यस गाइस, टेक दिस एडवांटेज एंड स्कोर हाईएस्ट मार्क्स एज मच एज यू कैन। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है। और फिर राम जाने आप लिखने के खातिर लिखते हो या फिर वो तो आप अपने आप को ही बता सकते हो। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 6 एग्जाम्पल अभी तक हमने कर चुके हैं हम। अभी 177 एंड 178 जो हमारे फेवरेट सेक्शन हुआ करते थे, ऑडिट कमिटी एंड नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, उन दोनों का एक एक बच्चा हुआ करता था। ऑडिट कमिटी के बच्चे का नाम था विजिल मैकेनिज्म, नाम तो सुना ही होगा, राइट? एंड नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का बच्चा था एसआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। 179 पावर ऑफ बोर्ड हमने डिस्कस किया था गाइस, आपको याद हो तो। CBSBI, LFSMT, PCKMP, AFSDD वाला। So yes, we have discussed that sections as well. Section 180, 4 सब सेक्शंस इसके डिस्कस किए थे गाइस, जो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड। 181A एंड 181C, जिसके अंदर सबसे ब्यूटीफुल प्रोविजन हुआ करता था, जो 181A था, वो बोरोइंग के बारे में बात करता था कि भैया अगर कंपनी को बोरोइंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज स्पा, अगर उससे ज्यादा करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, एंड एक लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी कहां तक बोरोइंग कर सकती है, जो हमने 181C के अंदर देखा था। 181A के अंदर जो हमने देखा था, टू सेल एंड डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी अपने अंडरटेकिंग्स सेल करना चाहती है, लीज पे वहां पे रखना चाहती है, तो उस केस के अंदर अंडरटेकिंग्स का डेफिनेशन भी था। ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसमें कंपनी ने अपना 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कंपनी के टोटल इनकम का 20% कमा के देती है, जो हमने डिस्कस किया था गाइस इन डिटेल, तो उसके लिए 181A स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बिफोर लीजिंग सच प्रॉपर्टी और बिफोर सेलिंग सच प्रॉपर्टी। प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। यस गाइस, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्रोविजन मैंने 2 मिनट में आपके सामने रख दिया रिवीजन करने के लिए। यस गाइस, इसके क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, विल डेफिनेटली सॉल्व दिस। 181C हमारे आंखों के सामने है। 181C गाइस जो बात करता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स पब्लिकेशंस रिजॉल्व्ड। कंपनी देखिए गाइस, कंपनी देखिए, कंपनी यहां पे लिखा हुआ है
Stepping Stones Publications Limited resolved to borrow a sum of rupees 15 crore from a nationalized bank at a board meeting 15 January 2019. ठीक है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 15 करोड़ रुपए का इनको बोरोइंग करना है, नेशनलाइज बैंक से बोरोइंग करना है 15 जनवरी 2019 को। दे हैव रिजॉल्व्ड। One of the director who opposed the said borrowing is not in the interest of the company has raised an issue that the said borrowing is outside the borrowing power of the board. उसने बोला भैया ये तो ऊपर है। The company seeks your advice. So considering this scenario, tell me क्या कंपनी विद इन द पावर बोरोइंग कर रही है या बियॉन्ड द पावर है? कंपनी का शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 करोड़ है, 15 करोड़ का सिक्योर्ड लोन है, 5 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन है। एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर आउटसाइड द पावर बोरोइंग कर रही है। क्यों? बिकॉज द लोन ऑलरेडी बोरोड, जो कितना है गाइस 15 + 5 ऑलरेडी 20 करोड़ का इसका बोरोइंग है। देखिए पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व यहां पे दे रखा है, ठीक है, वो तो उसका सिर्फ 10 करोड़ का ही है। इसका 100% गिने तो कंपनी वैसे 10 करोड़ तक का ही बोरोइंग कर सकती है। ऑलरेडी इसका बोरोइंग 20 का तो हो चुका है, प्लस 15 का करना है, मतलब 35 होगा। देखिए गाइस, और सामने विद इन द पावर में तो सिर्फ 10 करोड़ का ही अमाउंट आता है, ये तो बढ़ के हो जाने वाला है 35 करोड़। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो देखिए गाइस क्या लिखा है। यहाँ पे while calculating the limit, temporary loan आप ध्यान में नहीं रखेंगे, ये सिर्फ हमको, ठीक है, ध्यान रखना है। However, from the figures available, the proposed borrowing 15 crore will exceed the limit calculated as per the given information. Thus, the proposed borrowing are beyond the powers of the board. अभी अगर आपको ये देखिए, ICAI भी आपको बोल रहा है ना, ICAI ने कोई कैलकुलेशन शो नहीं की है, ठीक है, बट इन्होंने सीधा आपको बोल दिया कि यस ये विद इन द पावर है, विद इन द पावर नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स में पूछा हो, लाइक आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लिया, then there is no need कि भैया इसका, मैंने जैसे ऊपर किया कि इसका एग्जिस्टिंग बोरोइंग है वो 20 करोड़ रुपए का है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व देखे तो वो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 10 करोड़ हो रहा है। नहीं बेटा, आपको पूछा ही सिर्फ 2 या 3 मार्क्स के लिए है। डू राइट द प्रोविजन, राइट, एंड प्रोविजन आपने लिख दिया, शुड नॉट एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, ये प्रोविजन है, इतना ही प्रोविजन लिखिए। फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर 4 लाइन में खत्म कर दीजिए कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, अकॉर्डिंगली अगर कंपनी 15 करोड़ का बोरोइंग करना चाहती है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। फिर आपको इसके अंदर 4 मार्क्स या उसके ऊपर का क्वेश्चन होगा, 4 या 5 मार्क्स का, तो ही आप इतना डिटेल में लिखेंगे, राइट। अदरवाइज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इवन ICAI के स्टडी मटेरियल के अंदर भी इन्होंने डिटेल में वो प्रोविजन नहीं लिखा है। सो हम कुछ भी वहां पे गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अजम्पशंस रखेंगे कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इन व्यू ऑफ द अबव पोजीशन, द मैनेजमेंट ऑफ सो एंड सो लिमिटेड शुड टेक स्टेप्स पास स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर दिस बोरोइंग सो द रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा, एंड ओनली देयर आफ्टर आप ये बोरोइंग कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। एनी डाउट इन दिस? दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 7 that we have completed. आगे बढ़ते हैं गाइस। हमने 3 सेक्शंस देखे थे, 181, 182, 183, जो चैरिटी के बारे में बात करता है, चैरिटी 181 के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 182 के बारे में बात करता है, वाइल नेशनल डिफेंस 183 के बारे में बात करता है। 181 समझना गाइस। 181, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरीवेल लिमिटेड, कंपनी का नाम ही है वेरीवेल लिमिटेड, is contributing every year to charitable organization a sum of rupees 60,000 rupees. In a particular year, company suffered loss and the directors are contemplating to contribute the said amount in spite of losses. In this connection, please advise what they can do. मुझे बताइए गाइस, कहां तक 181 के अंदर कर सकते हैं? तो we have already discussed 181 के अंदर अगर within 5% आप कर रहे हो of the 5% of what guys? एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। एग्जैक्टली राइट, आपने पिछले 3 साल का, राइट। In view of the section 181, the board of directors of the company is authorized to contribute the bona fide charitable
and the other funds. However, in case of aggregate amount of such contribution in any financial year exceed 5%, तो आपको वहां पे परमिशन लेना पड़ता था जनरल मीटिंग के अंदर और आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था। अगर वो एक्सीड्स करे 5% को तो, अदरवाइज नहीं। The section does not makes it mandatory for the company to have profit for making a charitable contribution in any financial year। वो तो क्या बोल रहा है भैया, 3 साल का जो एवरेज है वही आपको देखने का, ठीक है। अगर आप विद इन द लिमिट हो तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, अगर आप बियॉन्ड द लिमिट हो तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चैरिटी नहीं कर सकते। देखिए गाइस, in the present case, even though the company has incurred a loss, it can contribute to the charitable fund only अगर वो bona fide charitable fund है। Secondly, the amount is up to 5% होगा, right? तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके हो जाएगा। बट अगर exceeds the limit होगा तो आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आपको पास करना पड़ेगा। बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा। इस कम ऑन, लॉस है या प्रॉफिट है तो ही कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10। 9 बोलता है गाइस सेक्शन 182 के बारे में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ LM लिमिटेड incorporated in April 17 proposed to donate 50,000 rupees to a political party। क्या बोला गाइस इसने कि 50,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को देना है। इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? अप्रैल 17 को। क्या प्रोविजन? डोनेट कर सकता है गाइस समझना। बट प्रोहिबिटेड कंपनीज थी, कुछ प्रोहिबिटेड कंपनीज थी, याद कीजिए। गवर्नमेंट कंपनी और जो कंपनी 3 साल के इनकॉर्पोरेशन के 3 साल खत्म नहीं हुए। ग्रेट बेटा, ऐसी कंपनी जिसके अभी 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं। मार्क माय वर्ड्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, राइट? अगर आपकी कंपनी अप्रैल 17 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है तो 17-18 पहला फाइनेंशियल ईयर है, 18-19 दूसरा फाइनेंशियल ईयर है, 19-20 तीसरा फाइनेंशियल ईयर है। अरे बाबा, 31 मार्च 20 तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देन एंड देन ओनली यू कैन डोनेट। समझना गाइस, ये मैंने आपको प्रोहिबिशन सेक्शन 182 के अंदर, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे बॉस, क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे कोई लिमिट तो है ही नहीं, जितना अमाउंट स्पेंड करना है यू कैन स्पेंड, देयर इज नो नीड टू टेक इवन अप्रूवल, राइट? बट यस, प्रोहिबिशन ध्यान में रखने का। क्या बोला? गवर्नमेंट कंपनी में कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 साल नहीं है, 3 फाइनेंशियल ईयर है, इसको कृपया ध्यान दें। In the given case, LM Limited happens to be a company which has been in existence for less than 3 financial year. Hence, it is not permitted to donate any amount for the financial year 1920. 1920 के बाद आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1920 के अंदर आप नहीं कर सकते guys। सेम दूसरा एग्जांपल भी है। Seahawk Cycle Limited is a company incorporated 4 years ago. It has earned profits 5 lakh, 8 lakh, 11 lakh respectively during the last 3 financial years. The board of directors of the company proposes to donate a sum of rupees 50,000 to a political party। 50,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है। बताइए, कर सकते हैं? पिछले 3 साल में क्या कमाया? तो उसने बोला भैया 5, 8, 11, ठीक है, 13, 14, 24 करते 3 आता है 8 लाख रुपया एवरेज, 3 इयर्स नेट प्रॉफिट गाइस, ठीक है। बट क्या ये अब देखने की जरूरत है? नो सर। Is it required guys? 182(1) क्या बोलता है? कंपनी एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी व्हिच हैज बीन एक्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फर्दर द कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड ओनली आफ्टर पासिंग अ बोर्ड मीटिंग में कंपल्सरीली आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर आपने बहकावे में आके इसका एवरेज निकाला और वो सब किया इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस, राइट, इसके ने बोला सेड अमाउंट 50,000, हाउएवर इट नीड टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, बाकी इसमें कोई लिमिट वहां पे नहीं है। समझना गाइस, कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं रहेगा, आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो। इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल्स? एग्जांपल नंबर 9 एंड 10, कम ऑन। सर एग्जाम्पल नंबर 9 में सपोज मिड में हुआ हो,
जैसे दिसंबर कहीं पे भी हुआ हो, 3 फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 3 बैलेंस शीट आपकी बन गई है। इफ आई कैन से डियर कि अगर आपका कंपनी 11 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुआ है, 11 मार्च 2017 को, और आपने 11 मार्च से 31 मार्च का एक बैलेंस शीट बना दिया, मतलब कि अपना पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया। ओके सर, दैट वे। यही डाउट था आपका? हाँ सर। यस, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, पर यस ये फिर से आप लोग का रिवीजन हो गया गाइस। इवन आपका कंपनी 31 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुआ है, आप 31 मार्च से 31 मार्च की एक दिन की बैलेंस शीट बनाते हो, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। ठीक है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे ब्याज भी है, सबसे रीजनेबल है एक दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइस ऐसी चीजें पूछ लेने की, सो दैट एग्जाम में वो क्या है कि उस टाइम पे आधा दिमाग तो वैसे भी हमारा प्रेशर की वजह से नहीं चलता है। सो बेटर के अगर ऐसा कुछ डिस्कस किया होगा ना, तो वो उस टाइम पे बीच में पीछे से आएगा। Y Limited has entered into contract with Z Limited which has a paid up capital of ₹50 lakh। Y Limited ने कॉन्ट्रैक्ट किया है Z के साथ, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख है। किसका है अभी, Y का है Z का है? एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन बताइए, ये साला किसका देखूं मैं, Y है या Z है? ये पेड अप कैपिटल किसका बताइए? Z सर। Z का, राइट। Z के बाद लिखा है which has a paid up capital 50 लाख, बट देखने जाओ तो Y ने एंटर किया तो Y के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा है। Y Limited entered into a contract with Z Limited. One of the director of Y Limited is holding equity shares of the nominal value of 50,000 in Z Limited. Right? Z का 50 लाख दिया है, don't be confused, और उसका नॉमिनल वैल्यू 50,000 रुपए का शेयर्स जो है वो Y के पास है, one of the director of Y Limited के पास, but he did not disclose his interest at the appropriate board meeting. Is the concerned director liable for the punishment of such non-disclosure? क्या ये कंसर्न डायरेक्टर लायबल है फॉर नॉन डिस्क्लोजर? बताइए गाइस, अभी 1% ही हुआ ना, ये तो 50 लाख रुपए है टोटल, इसके पास है 50,000 रुपए, कितना हुआ ये? सिर्फ 1%, राइट। और जो लेस देन 2% है ना, अगर कंपनी के डायरेक्टर के पास दूसरी वाली कंपनी में 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखिए, as per section 184 subsection 2 of the Companies Act 2013, the disclosure of interest by the director is not required in any contract or arrangement between two companies where any of the director is of the one company or two or more of them together holds 2% or more of the paid up share capital in the company. In the present case, the holding of director of Y Limited in Z Limited is only 1%, which is less than 2%. Therefore, it is not liable for the punishment if it does not disclose the interest regarding the holding of equity shares in the Z Limited. सिंपल है गाइस, 2% का वो बोलता है और आप 1% हेल कर रहे हैं, then it is definitely not required. Example number 12 guys, Mr. Mohan was appointed as a director at the annual general meeting of the company held on 30th September. 30th September को AGM हुआ गाइस, Mr. Mohan अपॉइंट हुए as the director, right? जनरल मीटिंग हुआ था 30th September. He functioned in the capacity of director from then onwards. Subsequently, during the mid of August 19, it was noticed that there were certain irregularities in his appointment. Therefore, on 31st August 2019, his appointment was declared invalid. However, Mr. Mohan continued to act as a director even after 31st of August 2019. Whether the subsequent acts done by him as directors are valid and binding on the company. मैंने आपको बोला था सेक्शन 176 हम छोटा सा डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करना था गाइस, समझना। सेक्शन 176 जो बात करता है, ये प्रोविजन है, इसको ध्यान में रखिए गाइस। क्या बोलता है? एनी एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड, नॉटविथस्टैंडिंग इट में आफ्टरवर्ड्स भी डिस्कवर्ड दैट उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था, नहीं था, डिस्क्वालिफिकेशन लग चुका था, या वो टर्मिनेट हो चुका था, उसके पास पावर था, नहीं था, आर्टिकल में है या नहीं, गोली मारो। उसने कोई भी काम डायरेक्टर की कैपेसिटी के अंदर किया है, अपने आप को डायरेक्टर फील लेते हुए किया है, चाहे वो डायरेक्टर हो ना हो, उसने जो काम किया वो वैलिड है, ऐसा सेक्शन 176 दो लाइन के अंदर बोलता है।
any act done by a person as a director shall be deemed to be valid, notwithstanding that it may afterwards be discovered that his appointment was invalid by reason of so and so falana dhikna. गोली मारो उसको. The proviso to section 176 however states that nothing in this section shall be deemed to give validity to acts done by a director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or have terminated. In view of the section 176, the acts done by Mr. Mohan till the date of noticing irregularity shall be deemed to be valid, binding on the company. Even act done by him after the date which irregularity in his appointment was noticed by the company shall be invalid. हाँ, irregularity पता चल गई है, उसके बाद अगर वो काम कर रहा है भैया, ये कैसे चलेगा यार, right? Accordingly, the acts done by Mr. Mohan after 31st August 2019 shall be invalid and not binding upon the company. But yes, कुछ पता नहीं चल रहा है, और अगर वो चल रहा है तो फिर उसको चलने दो, वो वैलिड रहेगा. पता चलने के बाद फिर भी वो चला रहा है तो वो इनवैलिड कहलाएगा और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं रहेगी. So very important question guys, here it is. Mark this because section 176 इसके साथ जुड़ा हुआ है. वो सिर्फ इतना ही बोलता है, any act done by a person shall be deemed to be valid irrespective of the fact कि आपको बाद में पता चलता है कि उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था. बट एक बार इनवैलिड पता चल गया है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो चीज, वो इरेगुलरिटी उसकी वैलिड नहीं कंसीडर की जाएगी. यस गाइस, आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है इन दिस सेक्शन, प्लीज आस्क. सर, इसमें मोहन ने 31 अगस्त 19 के बाद में अगर एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी में किसी पर्सन से लोन ली फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, तो हाँ, अगर वो कंपनी ने लोन लिया है और उसमें और कुछ डिटेल है आपके पास, आपके हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, किसके नाम पे लोन लिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिया है, गारंटी किसने लिया है, ये सब कुछ कंपनी के नाम पे लोन ली और गारंटर वो बन गया, गारंटर वो खुद बन गया है, राइट? राइट. ओके, यस गाइस, उस केस के अंदर क्या करेंगे? सी, एनी ऑफ द एक्ट डन आफ्टर 31st अगस्त शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड. ठीक है, बट अगर लोन का पैसा आ चुका है, कंपनी ने खर्च भी कर दिया है, उस केस के अंदर फिर क्या करेंगे? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लोन लेने के लिए आप जाते हो तो सामने वाली बैंक जो होती है गाइस, वो डायरेक्टर्स की सिग्नेचर्स, रेजोल्यूशंस वगैरह मंगवाती है. सो अगर उसने वैलिडली वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे दिए, बिकॉज बैंक तो अपने आप को फॉल्ट में नहीं रखेगी बिफोर गिविंग एनीथिंग, राइट? और वो तो कंपनी के नाम पे ही ये लोन वगैरह दे रही है, और गारंटर वहां पे रह रहा है, वो ये बंदा रह रहा है. सो वो खुद अब कंपनी को सामने से अप्रोच करेगा, राइट, कि भैया ये चीज हो चुकी है, सो इधर आप गारंटर चेंज हुई है और किसी और कंपनी को, बिकॉज अब कंपनी को वहां पे कोई इशू नहीं है, कंपनी तो फायदे में है, कंपनी ने तो लोन ले लिया है, राइट? सो उस केस के अंदर वो बैंक में जाके इधर आपको गारंटर चेंज करना पड़ेगा, ये बंदे की आपको वैलिड अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी इन दैट केस. अदरवाइज बैंक तो कंपनी को ही पकड़ेगी, बिकॉज उसने लोन दिया है, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को नहीं दिया है, वो कंपनी को पैसा दे रहा है बाय रिक्वायरमेंट, बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द आर्टिकल्स. तो वो किसका वहां पे काम है उस चीज का, तो वो सारा का सारा काम वहां पे जो रहेगा वो ये भाई साहब का, मतलब कि कंपनी को ही ये सब कुछ फुलफिल करना है गाइस, वो कंपनी की ड्यूटी है. वो तो कंपनी के बिहाफ पे वो बंदा वहां पे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था. क्लियर है बेटा? यस सर. एनी एक्ट डन बाय हिम आफ्टर दिस वो इरेगुलरिटी के अंदर कंसीडर हो जाएगा. सेक्शन 185 जो हमने रिसेंटली किया गाइस, लोन टू डायरेक्टर. सर, यस, आफ्टर इरेगुलरिटी हम लोग कुछ भी कर पर्सनल बेनिफिट ले सकते हैं, एज सॉरी, इन आफ्टर इरेगुलरिटी. तो उसके बाद डायरेक्टर कोई भी कफला करके पर्सनल कैपेसिटी में लायबल तो होगा ही नहीं. नहीं, उसने इरेगुलरिटी के अंदर भी अपना डायरेक्टरशिप चालू रखा है, दो कंपनी हैज गिवन द नोटिस, राइट? कंपनी के
बाकी के डायरेक्टर्स ने फिर भी अगर वो कोई चीज करता है तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो पर्टिकुलर एक्ट के लिए, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। डॉक्ट्रिन जो हम सीए इंटर के अंदर पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। ये दो डॉक्ट्रिन बेटा आपके जो क्वेश्चंस है, राइट, उसका आंसर ये दो डॉक्ट्रिन के अंदर है। अगर थर्ड पार्टी को मालूम है कि ये डायरेक्टर अब कंपनी में इरेगुलरिटी के साथ था, वैलिड पावर में नहीं था, कंपनी ने इससे रिश्ता नाता तोड़ चुका है, फिर भी थर्ड पार्टी उस डायरेक्टर को कंपनी के नाम पे लोन देता है, कंपनी के नाम पे कोई चीज करता है, कोई भी एक्ट करता है, एडवांस किसी सप्लायर ने उस डायरेक्टर को पैसा दे दिया, ये जानते हुए कि ये डायरेक्टर इज नो मोर इन द डायरेक्टर इन द सेड कंपनी, तो वो थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट वो जानता हुआ होना चाहिए, बिकॉज ही डजंट नो, थर्ड पार्टी डजंट नो कि इनसाइड द डोर क्या चल रहा है। दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मैं आपको नटशेल में बता रहा हूं, ठीक है। बट उसको मालूम भी तो होना चाहिए, इस चीज के लिए उसको मालूम भी तो होना चाहिए, ठीक है। उसको मालूम ही नहीं है, और आर्टिकल में जो चीजें लिखी हुई है वो सारी की सारी कंप्लाई हो रही है। आर्टिकल में लिखा है कि 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर चाहिए। अगर आपको किसी पर्सन से एडवांस अमाउंट लेना है, आपको 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो बंदा 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर लेके जा रहा है, तो अब थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है। तो सर इसमें तो दूसरा डायरेक्टर कंपनी बेयर करेगा। यस, इसमें तो फिर दूसरा डायरेक्टर जो साइन कर दिया वो भी लायबल हो जाएगा ना? इट मे बी पॉसिबल बेटा कि दूसरा डायरेक्टर ने खुद साइन किया है, बट यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि दूसरा डायरेक्टर जो है वो उसके फ्रॉड सिग्नेचर भी करके वो गया हो। जो पहला वाला डायरेक्टर है जो इरेगुलरिटी से अभी कंटिन्यू कर रहा है, उसने फ्रॉड सिग्नेचर कर दिया और दूसरे डायरेक्टर का, ऐसा भी तो हो सकता है। अग्रीड सर, है ना। द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल इज 2 सिग्नेचर्स। ऐसा नहीं लिखा है 2 जन को प्रेजेंट करो, 2 जन को बैंक के सामने लेके आओ। हाँ, बैंक अगर फिर वहां पे एक्सपर्ट होगा, और अगर कंपनी ने अपनी ईमेल आईडी से बैंक को ये बता दिया है कि भैया ये डायरेक्टर अगर आया तो तेरे को लोन वोन नहीं देने का, जैसे कि सपोज अपना कोई फाइनेंस का धंधा है या ऐसा अपना कोई बिजनेस है, अपने एक पर्सन रखा हुआ है जो हर जगह पे जाके एंड ऑफ द डे उगराणी लेके आता है, राइट, और कलेक्शन लेके आता है 1.5-2 लाख रुपए का, और आके अपने बॉस को जमा करवाता है। अभी सपोज 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना उसने नौकरी की, सब लोग जानते हैं कि यस ये सचिन भाई का बंदा है, ये आए तो इतना कैश दे देने का, इतना उगराणी है वो दे देने का उसको कैश में। अभी लोचा क्या हुआ कि 12 महीने के बाद उसने जॉब छोड़ दिया। उसको मालूम था सचिन भाई के कस्टमर्स कौन कौन है, कहां से कितनी उगराणी लेनी है, और दूसरे दिन जॉब छोड़ने के दूसरे दिन पहुंच गया, लाओ उगराणी, ऐसे करके 1.5 लाख रुपए ले लिए और छू हो गया। क्या कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है? क्या कस्टमर फिर से पैसा देंगे मेरे को? नो सर। इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम कि भैया ये राजू जो 12 महीने से पैसा लेने के लिए आता था, ये राजू को हमने छोड़ दिया है। अभी राजू को आपने पैसा दिया तो आपको मुझे भी देना पड़ेगा, उसको रुपया करके रुपया मत दीजिए आप। वो डेली कैश कलेक्ट करने के लिए जाता था। इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम, अदरवाइज तो कल भी देगा, परसों भी देगा, 1 महीने तक देगा, तो मैं तो घर बैठ जाऊंगा। सेम उसी तरह अगर डायरेक्टर कंपनी में बहुत साल से है, वो बहुत जगह से बहुत इंटरमीडियरीज को सबको जानता है, कंपनी के बिहाफ पे बहुत काम किया, और इस तरीके से अगर उसको हम निकाल रहे हैं या इरेगुलरिटी सामने आ रही है, then it is the duty of the company to inform all the intermediaries. अदरवाइज सामने वाले की कोई गलती नहीं है गाइस, उस बैंक की, उस पर्सन की कोई गलती नहीं है उस केस के अंदर। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या गाइस? सर कंपनी सिर्फ अपने वेबसाइट पे लिख दे ऐसा नोटिस के डायरेक्टर, दैट डज नॉट मीन कि सामने वाले को आपकी वेबसाइट पढ़ने का ही काम रह गया क्या जीवन में? ऐसा नोटिस तो दिया है ना। नोटिस दे दो। हाँ, तूने बोला कि वेबसाइट पे सिर्फ लिख दे, ऐसा ना? हाँ मींस पब्लिक नोटिस हो गया ना, वेबसाइट पे लिख दिया तो। इट इज नॉट अ पब्लिक नोटिस। इफ आई एम राइटिंग ऑन माय वेबसाइट, तो क्या तू 365 डेज तू सिर्फ मेरी वेबसाइट लेके ही बैठेगा क्या? हाँ, मैंने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, देन वी कैन कंसीडर कि भैया ये मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया है, वो करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर इधर इंडिविजुअल नोटिस दो या न्यूज़पेपर में दो, वेबसाइट के ऊपर लिखने से इट इज नॉट अ 100% फुलफिलमेंट ऑफ द कंप्लायंस। सर आई गेस ये सिर्फ कंपनी में नहीं, लीगली हर एक चीज में एप्लीकेबल होगा ही ना? ऑलमोस्ट यस, हर जगह पे होता है।
पार्टनरशिप फर्म में भी आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज डाल दिया है तो उसको भी एप्लीकेबल है। सर नहीं डाला तो डीम एप्लीकेबल नहीं होगा ये क्लॉज? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताओ कैसे, मतलब आप किस चीज के बारे में बोल रहे हो? मतलब आगे बढ़ते गाइस। वन 186 जो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी के बारे में डील करता है गाइस, वी हैव डिस्कस्ड दिस। 60% of the paid up capital and free reserve security premium account or 100% of the बताइए लिमिट free reserve and security, free reserve and security premium account, whichever is higher, that is the limit, right, which we have discussed. 187 हमने डिस्कस किया था गाइस के वहां पे अगर आप अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट ना करते हुए किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, that is required to be right, that is required to be conducted over here. आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा MBP3 के अंदर. We have discussed related party transactions and have discussed the definition of related party. ये रिलेटिव का डेफिनेशन भी हमने डिस्कस किया था गाइस. ये कौन से ट्रांजैक्शंस है जो रिलेटेड पार्टी के अंदर कवर होते हैं, which we have discussed definitely. You may feel free to ask any of the doubts guys, जब कभी भी आप रिवीजन करने बैठे हो, ठीक है. इवन आपको जरूरी नहीं है कि मैंने स्पाइरल से पढ़ा है तो स्पाइरल में से ही पढ़ने का, आप अपने मॉड्यूल लेके भी रिवाइज कर सकते हो इस चीजों को, राइट. सो उसमें से भी रिवीजन करिए जिसको पढ़ना है गाइस. वी हैव मेनी थिंग्स इन आवर हैंड. 189 गाइस रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है. 184 सबसेक्शन 2 के अंदर आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस किया है एंड सेक्शन 188 के अंदर आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस किया है, वो सब कुछ आपको ऑन पेपर रखना पड़ेगा. उसके लिए आपको सेक्शन 189 के तहत एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा. उस रजिस्टर्स के अंदर आप दोनों चीज कवर करोगे, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. 184(2) वाली मैटर्स भी इसके अंदर आ जाएगी, वाइल इसके अंदर रिलेटेड पार्टी वाली मैटर्स भी आ जाएगी. 190 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग और द होल टाइम डायरेक्टर्स, राइट. तो यस, हम उनके साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट शुड बी इन राइटिंग. राइटिंग में नहीं है तो रिटन मेमोरेंडम जैसा कुछ होना चाहिए. देन वी हैव डिस्कस सेक्शन 191 पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. अगर आपने कोई अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जिससे प्रोबेबली कंपनी का ओनरशिप चेंज हो रहा है, बेचारा डायरेक्टर फर्स्ट आएगा, उसका ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. नया ओनर पॉसिबल है वो डायरेक्टर को कंटिन्यू ना करे और उसको ये ऑफिस छोड़ना पड़े, तो जो लॉस बेचारे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके लिए वो मांग रहा है, राइट. बट सब्जेक्ट टू देयर इज अ सेक्शन which we are going to discuss in the next chapter. According to that आपको उनको ये loss of office देना पड़ता है, which we have already discussed in the spiral as well, right. But yes, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका detailed section वो accordingly ही subject to that compliance आप उसको loss of office का remuneration दे सकते हो. Then we have discussed guys restriction on the non-cash transactions which involves the directors, right. आप डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर आपके साथ क्या कर रहा है, यस गाइस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है या कुछ और कर रहा है, बट वो कैश लेके कीजिए. अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है तो उसके लिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद. कोई भी आप नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करते हो. 193 बात करता था कॉन्ट्रैक्ट बाय OPC 1% कंपनी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, बट यस 194 एंड 195 आर नो मोर RIP टू दोस टू सेक्शंस. क्यों? बिकॉज़ वो कब से जा चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं इस एक्ट से. So वो भी हमने डिस्कस किया था guys. Now test for your knowledge. Yes, we are going to discuss all these questions. चाहे कितने भी हो, 11, 12, yes guys, ये 12 के 12 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे एंड इसके आंसर्स भी हमारे पास है लकीली. Yes guys, आ जाइए. We have half an hour. तो जितना होता है उतना आज करेंगे, नहीं होता है कल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भैया इसको. बिकॉज़ मैंने तो ठान लिया है कि आपका एग्जाम्पशन दिलवा के रहूंगा. अभी आपने अभी तक नहीं ठाना है तो उसमें मैं क्या करूं. आपको जितना जल्दी आप ठान लोगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे, whether you want to score exemptions in this law or not.
2 चैप्टर्स तो ICAI ने भी आपको बोल दिया कि भैया आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था गाइस, स्कारा एंड सरफाइसी, these 2 chapters are no more, so इसको रिवीजन करते वक्त टाइम मत वेस्ट करना, राइट? ये आपके सिलेबस में, बिकॉज यहाँ से कोई सारे के सारे नवंबर 21 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वाले ही है, तो यस गाइस आपके लिए ये अच्छी खबर है। बट दोज हु आर अपीयरिंग इन दिस जुलाई वाला एग्जाम, उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, उनको ये दोनों चैप्टर एज इट इज पूछेंगे। सर सरफाइसी 60 में तो होगा ही ना? 60 में इन सर लॉ अगर हम लोगों ने एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, यू मीन टू से इकोनॉमिक लॉ में? सर 60 पेपर नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कैपिटल मार्केट और लॉ। 6D की बात कर रहे हो? मैं 60 समझ रहा हूँ उसको। ओके, 60 हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ 6D, अगर पेपर नंबर 6D आप ऑप्ट आउट करते हो बेटा, तो उसमें सरफाइसी वाला चैप्टर है ही नहीं। अच्छा, उसके अंदर सरफाइसी है ही नहीं। हाँ, देयर आर 7 चैप्टर्स ओनली जिसमें सरफाइसी नहीं है। ओके सर। अगर होगा तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, अगर वो लोग वहां पे इंक्लूड करते हैं तो। यस गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? ऐसी कौन सी प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी है अगर द बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न फॉर द वांट ऑफ कोरम? है गाइस, कोरम नहीं था इसीलिए आपका बोर्ड मीटिंग एडजर्न हुआ है। Which procedure is that required to be followed? कोई बात नहीं ना, बोर्ड मीटिंग एडजर्न हुआ है तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे आप ये मीटिंग कर सकते हो। एंड अगर वो नेशनल हॉलिडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे व्हिच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे, वहां पे आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है, ठीक है? बट अगर आप इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए आपका मीटिंग एडजर्न करती हो तो आपको सेपरेट नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आर्टिकल्स बोलता है तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो ये गाइस ये थ्योरी पूछा है आपको। दूसरा थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ये पहला वाला सेक्शन 174 था। दूसरा वाला, हाउ इज अ रेजोल्यूशंस बाय सर्कुलेशंस पास्ड बाय द बोर्ड और द कमिटी, राइट? सेक्शन 250 175 यहाँ पे आपको पूछा है गाइस, ठीक है? सो अगर आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो एज पर सेक्शन 175 तो कैसे पास कर सकते हो? कानून बोलता है कि अगर आपको सेक्शन 250 के हिसाब से रेजोल्यूशन पास करना है तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन बना के सर्कुलेट करना पड़ेगा सारे डायरेक्टर्स को उसके पते के ऊपर, ठीक है? वो सारे डायरेक्टर्स इस रेजोल्यूशंस को देखेंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में भेजोगे, अगर उनको प्रॉपर लगा वो रिवर्ट करेंगे विद इन द गिवन टाइम, एंड आपको वहां पे मेजोरिटी डायरेक्टर्स अगर हाँ बोलते उस चीज के ऊपर तो रेजोल्यूशन पास होगा, मेजोरिटी मना कर रहे हैं तो नहीं होगा। बट अगर 1/3 डायरेक्टर्स ऐसा बोलते कि फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस पर्पस मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन, देन यस वी हैव टू कंडक्ट द मीटिंग। ये आपका एक एडिशनल पैराग्राफ के अंदर रहेगा। लास्ट पैरा आपका रहेगा, as this is not a meeting, as we have passed the resolution by circulation, so the minutes should not be prepared for this, separate minutes should not be prepared. However, company needs to incorporate the said agenda in the next minutes of the board meeting whenever company conduct, right? उसकी जो minutes बनेगी उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा guys? इसका एजेंडा ऐड करना पड़ेगा। Is it clear guys? ये दोनों हमने बखूबी देखा है, समझा है, सो हमको मालूम है, ठीक है? आगे बढ़ते गाइस, सेकंड क्वेश्चन। Mr. P&Q, who are the director of CTech Limited, informed the company about their inability to attend the meeting because the notice thereof was not served on them. Discuss whether there is any default on the part of CTech Limited and the consequences thereof. उनको नोटिस ही नहीं मिला है गाइस, P&Q को। अब भैया आप किसी को नोटिस ही नहीं भेजोगे, नहीं चलेगा सर। इनवैलिड कंपनी का एक्सीडेंटल ओमिशन है तो भी चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एंड अगर ये लोग अप्रूव कर दे तो क्या ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अब बार नहीं मिला है तो हम इसको रेटिफाई कर रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं तो चलेगा क्या? रेटिफिकेशन चलेगा। रेटिफिकेशन अगर ये लोग करते हैं तो डेफिनेटली चलेगा, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड गाइस। यहाँ पे हम उसका आंसर बी देख लेते हैं। सर वैसे रेटिफिकेशन होता क्या है? वो लोग रिटर्न में लिख के देते हैं या अदरवाइज अप्रूवल दे दे और उसी चीज को अगर हम वहां पे मिनट्स के अंदर मिनिटाइज करते अगर उस चीज को कि भैया इन्होंने ये चीज की है, राइट, तो भी वहां पे डेफिनेटली चलेगा।
ओके सर। यप, जनरली रिटर्न में लेना अनिवार्य है, सो दैट कभी भी इन फ्यूचर कुछ डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। बट व्हाट ICAI says 173 subsection 3 of the Companies Act, a meeting shall be called by giving 7 days notice, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट या किसी से भी आप ये कर सकते हो। 173(4) बोलता है every officer of the company whose duty is to give notice under this section fails to do so, तो उनको 25,000 का पेनल्टी है। In the given case, as no notice was served to Mr. P and Q, who are directors of CTEC Limited, तो सारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो 173(4) के ऊपर लायबल हो सकते हैं। Neither Companies Act 2013 nor the rules lay down specific provision regarding the validity of the resolution passed by the board of directors in case the notice was not served to all the directors. We shall have to go by the provision of Companies Act 2013, which clearly provide for the notice to be sent to every director. The Supreme Court in Parmeswari Prasad versus Union of India, Government of India के सामने एक केस हुआ, has held that the resolution passed in the board meeting shall not be valid since notice to all the directors was not given in writing. Hence, even though the director concerned knew about the board meeting, the meeting shall not be valid and the resolution passed thereat shall also not be valid. So guys, यहाँ पे ICAI has taken the call of the Supreme Court judgment and accordingly इन्होंने वहां पे बोला कि भैया रेटिफिकेशन तेल लेने गया, आपने नोटिस नहीं दिया मतलब ये इनवैलिड। सो एज आई टोल्ड यू गाइस, फॉर अस, फॉर क्लियरिंग द CA फाइनल, फॉर गेटिंग द एग्जाम्शन, हमारे लिए ICAI का स्टडी मटेरियल भगवत गीता है। सो चाहे PNQ रेटिफाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर के अंदर नहीं लिखा है। हम ICAI की मॉड्यूल को फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड फॉलो दिस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंगली हम यही याद रखेंगे कि अगर नोटिस नहीं दिया है, मीटिंग इनवैलिड रहेगा, डिसीजंस जो भी लिया है वो इनवैलिड रहेगा। सर पर अगर लिखते कि रेटिफिकेशन होगा तो चलेगा, तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि रियलिटी में तो यही गलत कुछ नहीं है, बट आई डोंट नो बेटा जैस्लीन कि आपका पेपर किसके हाथ में आएगा। आई डोंट नो दैट पर्सन जो करने वाला है, राइट? उनको मेरे हाथ में आएगा बेटा, डेफिनेटली मैं फुल मार्क्स दे दूंगा। दो आई एम एलिजिबल बिकॉज़ आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट जस्ट मैं बता रहा हूं बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी वो चीज गलत नहीं है, राइट? प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल कि जिस बंदे को नोटिस नहीं मिला है अगर वो नोटिफाई करता है तो, बट अगर किसी और पर्सन के हाथ में आया जो ICAI के सजेस्टेड आंसर को देखते हुए आपको मार्क्स दे रहा है बेटा, उस केस के अंदर ICAI ने यही सेम आंसर डिट्टो उठा के लिख दिया है और उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है रिगार्डिंग द रेटिफिकेशन, तो पर्सन टू पर्सन वो डिफर करेगा बेटा। सो आई कैन नॉट कमेंट फॉर द सेम बिकॉज ये इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया। इसलिए सर रियलिटी में अगर सपोज मैंने रेटिफाई नहीं किया है पर मैं अंदर ही अंदर ऐसा सेटल कर सकती हूँ कि हाँ मुझे नोटिस मिल गया, ऐसा बोल सकती हूँ, जबकि मुझे नोटिस कोई वायलेशन ही नहीं ना। इफ ऑन पेपर यू आर प्रूविंग दैट वी हैव सर्व्ड द नोटिस और वो दोनों को बाय हैंड डिलीवरी नोटिस किया था, PNQ आर सेइंग यस हमको मिल गया था, तो कोई वायलेशन ही नहीं है। ओके सर। A director goes abroad for a period of more than 3 months and the alternative director has been appointed in his place under section 161(2). During the period of absence of the original director, a board meeting was called. In this connection, with reference to the provision of Companies Act 2013, advise who should be given the notice of the board meeting, the original director or the alternate director? Both. बताइए guys, notice is required to be given to each and every person. रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको ये नोटिस दे देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे रहा। व्हाट इट सेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, राइट? ये बोलता है a meeting of the board may be called by 7 days notice, right? Therefore, there is no legal precedence whether to the notice किसको देना चाहिए, ओरिजिनल डायरेक्टर को देना चाहिए या फिर alternate को, but as a matter of prudence, such notice may be served to both, right? Alternate director as well as original director who is for the time being outside India. सबको ये आपको नोटिस देना पड़ेगा। क्यों भैया आउटसाइड इंडिया? वो तो बता के गया, अरे बेटा वो 1 साल के लिए वो भी अगर एब्सेंस रहा ना तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा।
इसीलिए आपको फिर उनको मौका तो देना चाहिए ना कि भैया ये मीटिंग हुई है। अब उनको यही नहीं बताओ कि मीटिंग कब हुई है, वो अटेंड कब करेगा? उसके पास ऑप्शन तो आई, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो अटेंड कर ही सकता है। ठीक है, सो यस द आंसर वुड बी बोथ। एज यू गिव द आंसर गाइस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर 4 पे आता है। Examine with reference to the provision of Companies Act 2013 whether notice of a board meeting is required to be sent to the following person. क्या बोला? Whether notice of the board meeting is required to be sent to following person. Interested director को notice देने का? Yes. Yes sir. A director who has expressed his unwillingness कि भैया मैं इस मीटिंग में नहीं आने वाला हूँ, उसको देने का? Yes. Yes sir. डायरेक्टर अब्रोड गया है less than 3 months के लिए, उसको देने का? Yes sir. कैन वी से दैट कि हमको सारे के सारे डायरेक्टर्स को क्या देना पड़ेगा गाइस? नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आता है क्या? ऑल डायरेक्टर्स, चाहे वो इंटरेस्टेड है, नहीं है, अनविलिंगनेस है, नहीं है, उसका पैर टूट गया, वो कोमा में है, बोल रहा है मैं नहीं आ सकता, ठीक है, तब उसके रिलेटिव ने बोला, फिर भी उनको भी नोटिस आना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो 3 महीने के बाद मीटिंग कर रहे हैं द सिचुएशन कि वो बाहर आ गए, नहीं आए, ठीक है, उनको नोटिस देना चाहिए। सर यस, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को नोटिस देने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि वो तो मीटिंग में प्रेजेंट भी नहीं रह पाएगा, वोट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक आधा एजेंडा होगा ना वैसा उसको, और चलो सपोज एक ही एजेंडा, ये भी मान ले एक ही एजेंडा, उसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसको पता तो होना चाहिए ना, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि हाँ भाई जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं ना, ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। और सेकेंड, इस भारत में सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड का हो तो उसमें तो वो अटेंड हो ही सकता है, अदरवाइज तो कोरम ही नहीं होगा, राइट। इंटरेस्टेड डायरेक्टर पब्लिक लिमिटेड का है तो वो मीटिंग रूम से बाहर जाता है, प्राइवेट लिमिटेड का है तो बैठ ही सकता है, कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, बट वो बैठ तो सकता ही है, उसके लिए उसको नोटिस तो देना पड़ेगा ना। यस सर। यप। आउट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट अदर? सर नॉन पब्लिक नॉन प्राइवेट कंपनी हो, उसके अंदर ऐसा एक ही एजेंडा जैसा आपने बताया कि उसमें इंटरेस्टेड और डायरेक्टर आया मीटिंग के लिए तो उसकी प्रेजेंस बनाएगी? सॉरी फिर से बोल। जैसे आपने बोला कि वो पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर है ना डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है और सिंगल एजेंडा है जिसमें उसको बाहर जाना पड़ेगा तो भी वो डायरेक्टर आया तो उसकी प्रेजेंस आएगी? हाँ, हम मिनट्स बनाएंगे, अगर तूने कभी मिनट्स देखा हो तो मिनट्स के अंदर प्रेजेंट डायरेक्टर्स लिखते हैं हम। यस सर। उस प्रेजेंट डायरेक्टर में सपोज देयर वर 4 डायरेक्टर्स जिसमें सी इंटरेस्टेड था, प्रेजेंट डायरेक्टर्स में हम एबीसीडी लिखेंगे बेटा, बिकॉज जब मीटिंग स्टार्ट हुआ, मीटिंग के अंदर सबसे पहला एजेंडा होता है, कंपलसरी एजेंडा होता है, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स को यहां पे रीड करना, कंफर्म करना, साइन करना। आई रिपीट, मीटिंग, हर एक बोर्ड मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होता है पिछली जो मीटिंग हुई थी, जो प्रोबेबली 120 दिन के अंदर अंदर हुई होगी आज के दिन से, उसकी मिनट्स बन चुकी होगी ना, उसको रीड करना, उसको कंफर्म करना, उसके ऊपर चेयरमैन सिग्नेचर करेगा, उसके बाद सेकंड एजेंडा चालू होता है, राइट। अब इसके अंदर तो ये बंदा हमने लिखा, फिर हमने पहला एजेंडा कि हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसकी मिनट्स को रीड किया, कंफर्म किया, साइन किया, फिर सेकंड एजेंडा। अभी सेकंड एजेंडा के अंदर हमारे डायरेक्टर सी क्या है, इंटरेस्टेड है, हम इसकी मिनट्स के ऊपर क्या लिखेंगे, एस मिस्टर सी इज इंटरेस्टेड, सो वो मीटिंग रूम से बाहर गए, फिर हमने सेकंड एजेंडा चालू किया, ऐसे करके मिनट्स बनता है। अगर आप लोग ने देखा हो, तो नहीं देखा है तो मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह ये मिस्टर सी का वहां पे जिक्र करेंगे हम जो एजेंडा के अंदर है। फिर मीटिंग खत्म, वो एजेंडा खत्म हो गया, एज द एजेंडा वाज डिस्कस्ड, राइट, एंड देन वी वेलकम मिस्टर सी अगेन टू पार्टिसिपेट फर्दर। क्यों? बिकॉज आपका लास्ट एजेंडा क्या होता है पता है? एनी अदर एजेंडा विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन। अभी चेयरपर्सन को मगज में आ गया कि चलो कुछ डिस्कस करते हैं, तो वो कर भी सकता है, वो पहले से बताया हुआ नहीं है नोटिस के अंदर, उसके दिमाग में आया तो वो करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। अभी सी अगर यही सोच के घर पे रह रहे कि नहीं नहीं यार एक ही एजेंडा है, कौन जाए,
बट पहला एजेंडा लास्ट मीटिंग की सिग्नेचर्स, लास्ट मिनट्स मीटिंग की मिनट्स की सिग्नेचर। लास्ट एजेंडा क्या है? एनी अदर एजेंडा विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन, जिसमें कुछ भी सरप्राइज ऐसा हो सकता है। अभी उस केस के अंदर अगर वो एब्सेंट हो तो उसका लॉस हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई उसको कुछ इस हिसाब से मिनट्स के अंदर प्रेजेंट दिखाता है। क्लियर सर? क्लियर रोहन? डाउट था ना ये कि शुभम का था? हर्ष का हर्ष का था। ओह सो सॉरी। इज इट क्लियर नाउ बेटा? डन सर। या अब जितना इसके अंदर का इस प्रैक्टिकली जाओगे ना उतना आपको मजा आएगा। मैं तो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, मतलब डायरेक्टर्स मुझे बुलाते हैं, आइए प्लीज हमको गाइड कीजिए, हमको बताइए, हमको ये एक्सपर्ट एडवाइस इस एजेंडा के अंदर चाहिए। हम, मेरा नाम मिनट्स के अंदर लिखा जाता है, स्पेशल इनवाइटी सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग मैटर, राइट? तो उस टाइम पे अगर कुछ वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और कुछ वहां पे सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या लॉ वहां पे उसका कंपनी सेक्रेटरी होता है, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कभी कभी पॉसिबल है, ऐसा हर बार नहीं होता है कि सबको नहीं आता है, राइट? आता भी है, बट कभी कोई चीज वो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो मैं उनको बताता हूँ इसमें ये चीज ज्यादा करोगे ना तो देखिए ये एसएस का ये वहां पे हो रहा है, इसका ये सेक्शन, इसका ये रूल है, तो इसको मिला के आपको कुछ ऐसे करना चाहिए तो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज आई नो द प्रैक्टिकलिटीज, आई नो द थिंग्स। तो जितना गाइस आप कोई भी चीज करते हो, राइट, उसको इतना डिटेल में कीजिए, उतनी बार कीजिए कि मजाल है बॉस हम वो चीज वहां पे उस पे मतलब हमको कोई प्लस माइनस से सी सर्टेन थिंग्स ऐसी होगी, अगर सक्सेस पानी है वी शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आप मुझे आज जीएसटी के बारे में बोलोगे तो मैं 1 घंटा तो बोल ही पाऊंगा, एटलीस्ट आधा घंटा, बिकॉज आई नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आप मुझे बोलोगे कि सर आप हमको इनकम टैक्स के बारे में बताइए, तो यस मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन से लेके एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी प्रोविजंस होती है, कितना टीडीएस करता है, एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कब लगता है, सिक्योरिटी पे 12 महीने का देखने का, बाकी 36 महीने देखने का, एवरीथिंग वी शुड नो बीइंग अ प्रोफेशनल। आई कैन नॉट से यार नहीं मैं तो लॉ का टीचर हूं या मैं तो लॉ की प्रैक्टिस करता हूं, मेरे को नहीं पता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को नहीं पता है इनकम टैक्स का क्या स्लैब रेट है। भाई आप प्रोफेशनल हो, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, बट समथिंग ऑफ एवरीथिंग से सिर्फ ब्रेड बटर मिलेगा जीवन में, फुल डिश नहीं मिलेगा। फुल डिश के लिए यू मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ एनी पॉलिसी। हर चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो किसी एक या दो चीज के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज रखिए, बाकी सबके अंदर थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। आप मुझे बोलो, आप बोलो उतना लेक्चर मैं आपको दे दूं ई वे बिल के ऊपर, ठीक है? बिकॉज वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अदर थिंग्स के लिए, राइट, वो आना चाहिए यार। आज कोई भी पूछेगा मुझे तो मैं ये तो नहीं यार मैं तो सीएस करी थी एक्चुअली, सो हमारा सिलेबस में बोलूं ना ई वे बिल, राइट? सो गाइस ये सब कुछ आपको मिनट्स है, ये सारी चीजें है, ठीक है? वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं सर लॉ हमारे थोड़ी बस की बात, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। उसके बाद भी यस आई विल बी टच इन विथ यू, तो जब कभी भी आपको जरूरत पड़े उस चीज के लिए यू कैन डेफिनेटली राइट आस्क मी, सो दैट आप वो चीज सारी आप इनकम टैक्स में डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप वहां पे जीएसटी के अंदर बहुत ट्रेमेंडस चीज कर रहे हो, तो उसमें तो आप एक्सपर्ट बनने ही वाले हो। बट बात है समथिंग ऑफ एवरीथिंग की, तो उसके लिए आपको लॉ हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इतना ही पसंद है तो इसके अंदर आगे भी बढ़ सकते हो, अपना खुद का प्रैक्टिस लॉ के अंदर। देयर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिर्फ लॉ का काम करते हैं, राइट? सो यस गाइस वो पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अवर आउट ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the board of MN Limited wants to delegate the power to borrow money otherwise than on the debenture to the managing director. Advise whether such delegation is possible. Would your answer be different if the delegation is made to the manager or any other principal officer, including a branch officer of the company? क्या हम एम्प्लॉइज को ये पावर ग्रांट कर सकते हैं गाइस? याद कीजिए हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा है उसको, couple of week ago. There are certain things जो yes definitely हम अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सर्टेन चीज ही थी। पहले तो ये CBSBI वाला लिस्ट था, पावर ऑफ बोर्ड वाला, LFS MT वाला, PC KMP AFS
दी वाला जो डी एक कैंसिल हो गया था, राइट। प्रोवाइडेड दैट इसमें आपको बाय अ रेजोल्यूशन एट द मीटिंग डेलीगेट एनी कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट। क्लॉज नंबर डी टू एफ अगर आप डाइवर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ ये डी टू एफ क्या था? अगर आपको बोरोइंग मनी के लिए पावर डाइवर्ट करना है तो आप कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए बोरो, इन्वेस्ट, लोन ग्रांट करना है, सॉरी बोरो, इन्वेस्ट एंड लोन, लोन ये गारंटी, राइट। डीईएफ के लिए अगर आप कोई चीज ग्रांट करना चाहते हो, ये देखिए गाइस, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। बोरोइंग के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यू वांट टू ग्रांट लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, ठीक है। उसके लिए आप किसको पावर ग्रांट कर सकते हो? मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को, और इन द केस ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द ब्रांच ऑफिस। इतने लोग को आप 3 चीज के पावर डेलीगेट कर सकते हो। कम ऑन गाइस, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी है तो उनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने अगर ये डिफॉल्ट नहीं किया है तो यहाँ पे पूरा गाथा गाई है सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। From the foregoing provision, it is clear that Board of MN Limited shall be perfectly in order to delegate its power within the 173D के अंदर fall होता है guys, because उनको जो power delegate करना था, if you can see the provision, if you can see the question again, देखिए guys यहाँ पे, ठीक है। DEF again याद रखेंगे guys आप लोग, out of the power exercisable by the board under section 179, MN लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, तो उन्होंने जो आंसर्स के अंदर सेक्शन 8 के बारे में लिखा ना, वो अपन को अपने आंसर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, because it is not a section 8 company. It wants to delegate the power to borrow monies otherwise than on debentures to the managing director. Advise whether such delegation is possible. क्या ये पॉसिबल है? यस गाइस, बोरो मनी के लिए है, एंड दूसरा आप किसको कर रहे हो? मैनेजिंग डायरेक्टर को कर रहे हो। यस इट इज पॉसिबल। वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर आप वहां पे मैनेजर को कर रहे हो तो भी कर सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच को कर रहे हो, ये सबको कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, किसी को भी अगर आप ब्रांच ऑफिसर, ठीक है, तो उनको आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यस इट इज विद इन द लिमिट ओवर दैट। एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रा पेपर्स लिमिटेड regarding the validity and the extent of its power made under the provision of Companies Act 2013 in relation to the matters. Yes guys, board है Spectra Papers Limited के, इनकी validity and power मैंने आपको CBSBI LFSMT बताया था, उसमें CBB से बायबैक था गाइस। बायबैक में चीज थी अगर अप टू 10% करना है बायबैक तो बोर्ड के पास पावर है, बियॉन्ड 10% करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन है। इसने यहाँ पे बोला रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स, बायबैक फॉर द फर्स्ट टाइम द शेयर्स ऑफ द कंपनी अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस गाइस। 10 to 25 करना है तो एसआर आता है, अप टू 10 करना है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एज पर सेक्शन 68। 25 से ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल। डेलीगेशन ऑफ द पावर टू मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अभी पढ़ा है, ध्यान रखना, so that he can invest the surplus fund of the company। क्या फंड इन्वेस्ट करने के लिए हम एमडी को पावर डेलीगेट कर सकते हैं? यस। सब क्लॉज DEF इन्वेस्ट द फंड, देन क्या था? CBSBI, आई से इन्वेस्टमेंट, CBSBI, बी से बोरो, मतलब डी बोरो के लिए था, आई ये देखिए गाइस, आप सिर्फ इसमें ही याद रख लोगे, मैंने आपको जो बताया CBSBI, ये देखिए मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं, मैंने सीक्वेंस में ही आपको सिखाया है। CBSBI ये डी है, ABCD ये ई है, एल ये लोन है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, राइट। तो BIL के लिए आप क्या कर सकते हो गाइस? ये पावर डेलीगेट MD को कर सकते हो, ब्रांच ऑफिसर्स को कर सकते हो, बाकी किसी को भी अगर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो यस, ये दोनों चीज वहां पे पॉसिबल है, आपको इसके लिए एडवाइस करना है। सो यस वी कैन डेफिनेटली डू दैट। If you refer the section 6 over there, क्या बोला? No company shall purchase its own shares, right? Buyback में authority होनी चाहिए, special resolution पास करना है। Oh, however, nothing contained in this clause shall apply अगर आप buyback up to 10% of the paid up share capital in free reserve कर रहे हो तो,
and such buyback is authorized by the board resolution, right? So yes, ये वो चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहा है, 10% ही कर रहा है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे राइट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the, ये पढ़िए guys, Spectra Papers Limited is empowered to buy back the shares because the buyback is up to 10% of the paid up share capital by means of resolutions passed at the board meeting। तो डेफिनेटली ये चीज हम कर सकते हैं। ये ई पॉइंट का था इन्वेस्ट ऑफ द फंड, ये अभी अभी हमने देखा गाइस। सो अगर आप ये पावर डेलीगेट करना चाहते हो एमडी को, ब्रांच ऑफिसर को, राइट, या मैनेजर को, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। ठीक है, बट ये बात हुई 179(3) की आप पावर डेलीगेट कर सकते हो, बट कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट की बात आती है LIGS, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। 186 क्या बोलता है, यूनानिमस रिजोल्यूशन। समझना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 179 सबसेक्शन 3 है ना, ये तो सिर्फ पंचायत करता है बहुत सारे सेक्शनों की। उसमें अगर इसने बोला है कि यस हम पावर डेलीगेट कर सकते हैं LIGS का, वो ठीक है बेटा, बट तेरे को साथ में क्या देखने का है, वो डेलीगेट कब करोगे, जब 186 में आपके बोर्ड ने मिलके क्या पास किया है, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है, तो वही आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। सर बोर्ड में स्पेशल रेजोल्यूशन नाम कर का कुछ होता ही नहीं है। बोर्ड में सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, दो जगह पे यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है। ये LIGS के बारे में होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन, एंड दूसरा वहां पे जब कंपनी का, जो थर्ड चैप्टर में मैं बताऊंगा गाइस, जो इसके बाद हम चालू करने वाले हैं, अगर आप किसी एक कंपनी में MD हो, एट द सेम टाइम आप किसी दूसरी कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो, दूसरी कंपनी का बोर्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करता है, तब जाके आप वहां पे एज एन MD दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो। उसमें कोई स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हेनेवर यू हर्ड द वर्ड स्पेशल और ऑर्डिनरी, समझ लेने का ये जनरल मीटिंग की बात है, शेयर होल्डर की बात है। ओके सर, डन। या यस गाइस, सो दिस इज व्हाट द सेक्शन। सर वो MD yes, जिस कंपनी में आप, सर यस, वो MD जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहा होगा, उस कंपनी का यूनानिमस रेजोल्यूशन बोर्ड का। I am a director, I am a MD in Reliance. यस सर। At the same time, Tata Company TCS मुझे अपॉइंट करना चाहती है as an MD of TCS. ओके सर। TCS needs to pass unanimous resolution. ओके, क्लियर। बोर्ड मीटिंग, दो प्रोविजन है उसके अंदर है, मैं थर्ड चैप्टर में बताऊंगा कि दूसरी कंपनी सिमिलर बिजनेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरी कंपनी का बोर्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेगा। क्लियर है? क्लियर सर। ओके, ग्रेट। सर बट अपनी कंपनी को भी तो लॉस हो रहा है, क्योंकि वो जो पूरा टाइम हमें दे रहा था, अब वो किसी और को अपना आधा टाइम देगा। इफ यू कैन रिमेंबर, वी हैव रेफर सेक्शन 165 जसलीन, उसमें लिखा था कि अगर किसी भी कंपनी का मेंबर्स किसी डायरेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखना चाहता है तो वो कर सकता है पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सो अगर रिलायंस के शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्शंस रखा होगा कि हे सचिन ठक्कर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू एज एन MD इन आवर कंपनी, यू कैन नॉट बी एन MD इन एनी अदर कंपनी, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन होगा तो मैं वहां पे एप्लीकेशन ही नहीं कर सकता MD बनने के लिए। यस सर। एप्लीकेशन के बिना तो TCS कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म। वेरी क्लियर? यस सर। चीजों को वो कनेक्ट कीजिए। यस, हमने देखा था 165 है ना, उसके अंदर ये था, इफ यू कैन रिमेंबर। सर बट अगर कोई क्लॉज ना हो ऐसा तो है ना, बट सर, बट ये तो ऑप्शनल नहीं है कि कंपनी कैन। हाँ, तो अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई सचिन ठक्कर वो हमारे लिए अनमोल प्रॉपर्टी है, हम नहीं चाहते उनको बांटना, तो कंपनी करेगा। कंपनी को लग रहा है नहीं भैया फर्क नहीं पड़ता है, राइट, बिकॉज दूसरी कंपनी को मालूम है कि आई एम ऑलरेडी ए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इन वन कंपनी, सो मेरे पास उस कंपनी का सारा टर्म्स एंड कंडीशंस में फुलफिल करने के बाद अगर मैं दूसरी कंपनी में रेडी होता हूं तो दूसरी कंपनी को वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल TCS इन आवर केस, कि भैया सचिन ठक्कर दिन में 2 ही घंटा दे पाएंगे, बाकी उनका कमिटमेंट है कि 8 घंटा वहां पे देने का। सो क्या हमारा बोर्ड अग्री है सचिन ठक्कर का फिर 2 ही घंटा मिलेगा अपन को?
इसीलिए सेकंड वाला बोर्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन पास है। आई कैन नॉट ब्रीच एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम ऑलरेडी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन रिलायंस। सर तो जैसे कि लोग कितने सारे बॉन्ड साइन करवाते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय हाँ, अगर वो बॉन्ड के अंदर लिखा होगा कंपनी ने, इसीलिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, हमने ये सेक्शन भी पढ़ा, एमडी के साथ रिटन मेमोरेंडम या कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, अगर उसके अंदर लिखा हुआ है आई कैन नॉट बी एन एमडी इन एनी अदर कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर इन रिलायंस, तो सिंपल मैं नहीं कर सकता। ओके सर, तो सर हम लोग एमओए में ऐसे जा सकते हैं कि जो भी लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे वो कहीं और काम करेंगे ही नहीं, ऐसा लिख सकते हैं क्लॉज में? यस सर फिर तो हमें बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ डेफिनेटली, फिर बट तो वो सर आर्टिकल्स आप किसके लिए बनाओगे? एम्प्लॉइज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, किसके लिए बनाओगे? सर एम्प्लॉइज के लिए, ओके मतलब एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जिसको भी चाहे इंक्लूड कर सकते हैं ना अपने ही हाथ। अपने ही आदमी हैं, खरीद लिया है नहीं उनको 24/7 के लिए। ओके गाइस, सो यहां तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे 7, 8, 9, 10 वाले, ठीक है। अपने पास एक और सेशन है कल, सो टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंक्लूड